हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, कितना एनर्जी स्टोर होता है और हम लोग उसको एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सपोज़ तुम्हारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। इनिशियली ये दोनों प्लेट में कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ये बताओ कि सपोज़ मैं एक यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज तोड़ दूँ और तोड़ के अगर मैं इस प्लेट में लाना चाहूँ तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? तो मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट में सपोज़ ये तुम्हारा प्लेट एक्स है और ये प्लेट वाई है। प्लेट एक्स में तो पहले से कोई चार्ज था ही नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था। तो पहला जो चार्ज है इसको तुमको लाने के लिए कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन दूसरी बार अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को ले लूँ और उसको अगर मैं तोड़ के प्लेट एक्स में लाना चाहूँ तब मुझे सेकेंड टाइम काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी प्लेट एक्स में अभी पहले से एक चार्ज है, वो जो चार्ज पहला वाला चार्ज वो दूसरे वाला चार्ज को रिपील करेगा, करेक्ट। तो पहला वाला चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपील करेगा और पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज को रिपील करेगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, किसके खिलाफ? कि पहले वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके खिलाफ मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जो मैं काम करूँगा वो काम होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मैं बाहर से कुछ काम कर रहा हूँ। तो यही जो वर्क डन होगा बाहर से मैं जो कर रहा हूँ, ये वर्क डन इस प्लेट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। क्योंकि तुमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर मैं अगर जितना ज़्यादा काम करूँगा तो उसके अंदर उतना ही पोटेंशियल जमा हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ दो चार चार्ज को तोड़ के लाया हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर से अगर मैं एक चार्ज को अगर सपोज़ यहाँ पर चार पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके बाद मैं एक और चार्ज को प्लेट वाई से प्लेट एक्स में लाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके तब क्या होगा? तब मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर चार चार्ज है। ये चारों चार्ज नया वाला जो चार्ज आएगा इसमें इसको रिपील करेगा, करेक्ट। तो मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि चारों मिल के मुझे ये जो फिफ्थ जो चार्ज है उसको सब मिल के रिपील करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क डन का मतलब ये है कि ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर प्लेट में जितना ज़्यादा चार्ज जमा होगा तुमको उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तुमको उतना ही ज़्यादा तब इसमें उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगा। अभी एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेट में वाई प्लेट से पॉजिटिव चार्ज तोड़ के प्लेट एक्स में लाऊं तो क्या होगा? जो वाई प्लेट होगा उसमें नेगेटिव चार्ज जमा होगा। क्यों? क्योंकि पहले से तो ये प्लेट न्यूट्रल था। इसका मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था इसमें न्यूट्रल उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अगर मैं सपोज़ यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज को मैं प्लेट वाई से प्लेट वाई एक्स में लाया तो प्लेट वाई में भी क्या हो जाएगा? 6 नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्लेट वाई नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। उसके वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस तुमको देखने को लिए मिलेगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ स्मॉल क्यू चार्ज तोड़ के लाया था, ठीक है। उसके वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि अभी मैं एक और स्मॉल डी क्यू चार्ज को तोड़ के वाई प्लेट से एक्स प्लेट में लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तब मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा? तो एक छोटे से चार्ज के लिए मुझे छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? वो होता है कि DW इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू। ये मुझे कहाँ से मिला? ये मुझे मिला कि डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन से मिला। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज होता है कि तुम्हारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है कि सिर्फ वर्क डन, लेकिन पोटेंशियल होता है कि वर्क डन बाय चार्ज। अगर सो इस इक्वेशन में मुझे क्या लिख सकता हूँ कि वर्क डन इक्वल्स टू होगा V इंटू क्यू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज स्मॉल है तो क्यू की जगह मैंने लिखा डी क्यू और वर्क डन तो इसके लिए छोटा सा चार्ज के लिए एक वर्क डन भी छोटा होगा, इसके लिए मैं लिखा स्मॉल वर्क डन DW, करेक्ट। अभी V का फॉर्मूला होता है कि V इज इक्वल्स टू होता है कि क्यू बाई सी इंटू V का फॉर्मूला होता है क्यू बाई सी। ये कहाँ से मिला? ये मुझे मिला कि कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन होता है कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल।
सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो मैं वही लिखा कि V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो मुझे छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। तो अगर मैं टोटल वर्क डन करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू का। करेक्ट। अच्छा, डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है कि क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। करेक्ट। अच्छा, अभी मुझे इसका लिमिट पुट करना है। तो ये बताओ कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, डी क्यू है। तो इसका मतलब चार्ज यहाँ पर वेरिएबल है। सपोज इनिशियल चार्ज कितना है क्यू, और अगर मैं सब छोटा छोटा डी क्यू चार्ज को ऐड करूँ तो मुझे टोटल चार्ज क्यू मिलेगा, कैपिटल क्यू। तो मुझे सपोज कि मेरा फाइनल चार्ज है कैपिटल क्यू। अच्छा, अभी यहाँ पर 1/c एक कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, क्यू डी क्यू। अच्छा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है कि क्यू स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन होता है कि क्यू स्क्वायर बाई 2। ये मैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स होता है कि एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। करेक्ट। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, क्यू डी क्यू है। तो इसका होगा क्यू टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। अच्छा, क्यू का तो पहले तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है, क्यू का पावर है 1। तो इसका फॉर्मूला होगा क्यू टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। क्यू टू द पावर 1 प्लस 1 होता है 2, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। वही मैंने लिखा है यहाँ पर। अच्छा, अच्छा 1/c, अगर मैं क्यू की जगह स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू पुट करूँ तो मुझे ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू की जगह 0 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2। ये जो टर्म है ये इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 0। सो वर्क डन हो गया कि क्यू स्क्वायर बाई 2c। करेक्ट। अच्छा, तो ये जो मैंने वर्क किया इतना सारा चार्ज को पुट करने के लिए, तो ये जो वर्क डन है यही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। करेक्ट। तो ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। करेक्ट। तो इसका एक और फॉर्म होता है। अभी देखो क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू सी भी होता है। कहाँ से मिला, वो फिर से मुझे कैपेसिटेंस का डेफिनेशन से मिला। सी इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई वी, और क्यू से वहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। सो क्यू की जगह मैं अगर सी भी लिखूँ तो क्यू स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c। एक सी कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस फॉर्म है। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इन ए चार्ज कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर। ये 2 मार्क्स का तुम्हारा डेरिवेशन आता है एमओएस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस कैपेसिटर्स इन सीरीज। करेक्ट। कैपेसिटर्स इन सीरीज, अगर सीरीज में है, अच्छा तो तुमको ये तुमको पता है कि 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सपोज मेरे पास 3 कैपेसिटर है। करेक्ट। ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, और ये सपोज तीसरा कैपेसिटर हो गया। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है। अच्छा, इस तीनों के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दिया। ठीक है। सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल है V। करेक्ट। ये है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। करेक्ट। सपोज ये जो तीनों कैपेसिटर है इसका तीनों का वैल्यू डिफरेंट है। ये हो गया तुम्हारा C1, इसका वैल्यू है, इसका कैपेसिटर से C1, इसका कैपेसिटर से C2 और इसका कैपेसिटर से C3। तीनों अलग अलग कैपेसिटर हैं, तीनों का वैल्यू डिफरेंट है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना होगा, अभी जो देखो ये जो प्लेट है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अभी देखो ये जो प्लेट है इसका, ये किसके साथ ऐड है, ये इस पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड है। करेक्ट। तो यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज सब पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से आके ये सब कहाँ अक्यूमुलेट होगा, इस फर्स्ट कैपेसिटर का लेफ्ट साइड का प्लेट में। ठीक है। एक्चुअली होता तो ये है कि इस लेफ्ट साइड प्लेट से
सब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में आता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी तुम अभी एज्यूम करो कि पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से C1 पे। तो सपोज़ कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अभी तुमको पता है कि कैपेसिटर का जो दोनों प्लेट में एक चार्ज सेम होता है, तो अगर यहाँ पर प्लस Q होगा तो यहाँ पर माइनस Q हो जाएगा। कैसे होता है मैं ये बताता हूँ। तो देखो, जब इस प्लेट में कैपेसिटर फर्स्ट C1 का जो लेफ्ट में जो प्लेट है उसमें जब पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो कैपेसिटर की ये जो सेकेंड प्लेट है, ये तो प्लेट न्यूट्रल है, मतलब इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। लेकिन ये लेफ्ट वाला प्लेट क्या करेगा, राइट वाला प्लेट के सब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, जो राइट में जो पॉजिटिव चार्जेस है, इस सब पॉजिटिव चार्ज को इस वाले प्लेट में धकेल देगा, ठीक है, पुश कर देगा। तो इसको मुझे इरेज कर दो पहले। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सब पॉजिटिव चार्ज आके जमा हो जाएंगे। तो इसमें अभी चार्ज, इस प्लेट का चार्ज कितना हुआ, Q। अच्छा, तो सेम चीज़ अभी फिर से रिपीट होगा, ये सब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और सब पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट में धकेल देगा। तो इससे क्या होगा कि इस प्लेट का चार्ज हो गया कि -Q और इसका हो गया कि +Q। तो सिमिलरली ये होगा कि इसका चार्ज हो गया -Q, तो इस प्लेट में जो बाकी सब पॉजिटिव चार्ज होगा ये सब आके इस नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इरेज करने दो। अच्छा, तो अभी देखो, तो ऐसे करते करते क्या हो गया, तुम एक चीज़ देख सकते हो कि तीनों कैपेसिटर का चार्ज सेम हो गया। इसका भी, ये इस प्लेट का चार्ज है +Q, ये -Q। तो इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q। सेकंड कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q। तीसरा कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q। तो अभी तुम ये मत बोलना कि Q -Q से तो 0 चार्ज है। हम लोग ऐसे ही लेते हैं कि एक प्लेट का चार्ज ले लिया, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो एक प्लेट में कितना है, Q है, तो क्या C1 का चार्ज है Q, C2 का चार्ज है Q और C3 का भी चार्ज है Q, ठीक है। तो तीनों कैपेसिटर का चार्ज सेम है, तो हो गया। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखना कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस आर सेम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल इसमें हर एक कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये अलग होगा। मैं बताता हूँ क्यों। ये हो गया, इसके अक्रॉस सपोज V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है। कैसे हुआ, देखो एक चीज़ देखो, पोटेंशियल का जो फॉर्म होता है वो होता है कि Q/C, करेक्ट। तो फर्स्ट चार्ज में सपोज तीनों का जो चार्ज है Q है, उसका वैल्यू है सपोज 10, करेक्ट। सो Q की जगह मैं सपोज मैंने लिख दिया कि Q की जगह मैंने लिखा कि 10। अच्छा देखो, तीनों का कैपेसिटर सेम है। सपोज C1 है 2, C3 है 5, C2 ये है 2, C2 है सपोज 5 एंड C3 है सपोज 10। तो C1 का वैल्यू कितना होगा, 10/, अच्छा V1 का वैल्यू होगा 10/2, दैट मीन्स 5। V2 का कितना होगा 10/5, दैट मीन्स 2 एंड V3 का कितना होगा 10/10, दैट मीन्स 1। तो देखो इसका मतलब है कि अगर दोनों सबका जो चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस अगर डिफरेंट है तब सबका वोल्टेज अलग अलग होता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स से हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। तो मुझे इरेज करने दो पहले ये सबको। अच्छा, तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, तो ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। इन तीनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, पोटेंशियल का वैल्यू होता है, V का वैल्यू होता है V = Q/C। तो इसका चार्ज है Q, लेकिन कैपेसिटेंस है C1। इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल है इसका वैल्यू कितना है, चार्ज तो है सेम है Q, लेकिन कैपेसिटेंस है C2। इसके अक्रॉस से V3 = चार्ज तो सेम ही है, लेकिन कैपेसिटेंस है C3, करेक्ट। सो ये होगा कि तीनों का अक्रॉस पोटेंशियल। तो लास्ट जो हम लोग को स्टेप करना है, अच्छा अगर मैं तीनों को हटा दूँ, इन तीनों चार्जेस कैपेसिटेंस को हटा दूँ और मैं अगर एक कैपेसिटेंस लगाऊँ तो उसका वैल्यू कितना होगा। सपोज़ तुम्हारे पास 3 नोट है, 2 रुपये, 5 रुपये और सपोज़ 3 रुपये का नोट। तो तुमको अगर तीनों नोट को रिप्लेस करके एक ही नोट रखना है तो उसका वैल्यू कितना होगा, ये तुमको फाइंड करना है। तो तुम इजीली वो बता सकते हो कि सर 2 रुपये + 3 रुपये + 5 रुपये तो टोटल 10 रुपीज़ होता है। तो मैं तीनों का हटा के मुझे एक नोट रखना है तो मैं एक 10 रुपये का नोट रख लूँगा। लेकिन कैपेसिटेंस में ये ऐसा डायरेक्टली तुम नहीं कह सकते। अगर 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड है तो मुझे तीनों को हटा कर मुझे एक इक्वल कितना कैपेसिटर रखना पड़ेगा, ठीक है। 10 रखना पड़ेगा, 10 माइक्रोफैराड, या और कुछ रखना पड़ेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है।
तो सपोज जो मैं मुझे रखना पड़ेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों का जो एडिशन है इसका वैल्यू है सपोज CS, S फॉर सीरीज। तो मैंने तीनों का हटा के एक नया कैपेसिटर रख दिया CS क्या है C1 C2 और C3 का एडिशन। अच्छा, तो चार बैटरी को तो मैंने चेंज नहीं किया, तो बैटरी का वैल्यू कितना है, सेम है भी। इसको कहते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा, पहले ये बैटरी कितना चार्ज दे रहा था हर एक प्लेट को Q, तो इसको इस प्लेट को भी कितना चार्ज देगा Q, और इस प्लेट में कितना चार्ज होगा -Q, करेक्ट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा ये कितना होगा Q/CS, करेक्ट। अच्छा, लास्ट चीज़ जो ये है, अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो V होगा V इज टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही तो V पोटेंशियल एक्चुअली डिवाइड हुआ है तीनों के कैपेसिटर के अक्रॉस V1 V2 और V3 में। ये अगर 10 दे रहा था, ये 10 ही तो तीनों कैपेसिटर में डिवाइड हो गया, जिसका कैपेसिटर ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज को एक्यूमुलेट किया, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि V इज टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V का वैल्यू किया है V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी देखो V का वैल्यू कितना है Q/CS इजिकल्स टू V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू ये है तुम्हारा Q/C1, V2 का वैल्यू है Q/C2। तो V1 का जगह मैं लिख सकता हूँ कि Q/C1, V2 का वैल्यू लिख सकता हूँ मैं Q/C2, और V3 का वैल्यू कितना है, ये है Q/C3। अच्छा, राइट साइड में Q को मैं कॉमन ले सकता हूँ, सो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो गया। Q कट हो गया, तो मैं तुम लिख सकते हैं कि 1/CS प्लस 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो तीनों अगर कैपेसिटेंस है तो तुमको ऐड करना होगा रेसिप्रोकल में, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, अगर तुम ऐड करके देखो तो तीनों कैपेसिटर को अगर तुम ऐड करोगे तो जो नेट कैपेसिटर होगा उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, करेक्ट। तो देखो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज तुम्हारे पास जो तीन कैपेसिटर C1 का वैल्यू है कितना है, सपोज मैं ले लिया 2, C2 का वैल्यू मैंने ले लिया कि 3 माइक्रोफैराड, एंड C3 का वैल्यू मैंने कितना ले लिया, सपोज 2 3 6 माइक्रोफैराड, करेक्ट। तो अगर तीनों को ऐड करना है तो मुझे कितना कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तीनों का एलसीएम कितना होता है, तीनों का एलसीएम होता है 6, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 1 ज़ा 3 प्लस 2 इज़ 5, 5 प्लस 1 इज़ 6। सो दैट मीन्स 1/CS इज इक्वल्स टू 6/6, दैट मीन्स 1। सो CS कितना हो गया कि 1 होगा। तो देखो, अच्छा, तो CS का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। दैट मीन्स मुझे अगर तीनों कैपेसिटर है 2 3 और 2 3 और 6 माइक्रोफैराड तीनों का मुझे मैंने ऐड किया, तो मुझे देखा कि जो मेरा टोटल कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफैराड। तो देखो कैपेसिटर डिक्रीज इंक्रीज तो नहीं हुआ, कैपेसिटर बहुत डिक्रीज हो गया, और इतना डिक्रीज होगा जिस तीनों का जो मैंने जो तीनों कैपेसिटर्स ऐड किया था उसका मिनिमम वैल्यू था 2 माइक्रोफैराड, लेकिन मैंने ऐड करके जो देखा जो मुझे टोटल कैपेसिटर्स मिला वो उससे भी कम है, जो मिनिमम था उससे भी कम है। इसका मीनिंग ये है कि अगर तुमको सपोज एक सर्किट है वहाँ पर एक तुमको कैपेसिटेंस लगाना है और उसको कैपेसिटेंस का वैल्यू कम करना है, तो इसको सीरीज़ में लगा दो। सीरीज़ में लगा देने से क्या होता है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है लेकिन कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो जाता है। और कितना कम होता है, जो मिनिमम कैपेसिटर है, मिनिमम जो कैपेसिटर तुमने लगाया है उससे भी कम होता है, ठीक है। देखो 6 प्लस 3 प्लस 2 जनरली हम लोगों को क्या होता है, 6 प्लस 9 पर 2 11 होता है, लेकिन 11 नहीं, यहाँ पर कितना हुआ है कि 1 माइक्रोफैराड, तो वो कितना कम हुआ, बहुत कम हो गया, ठीक है। मिनिमम से भी जो मिनिमम कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम आएगा जो रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ ये है कि देखो यहाँ पर मैंने तीनों कैपेसिटेंस लगाया था, ठीक है, पैरेलल में, सॉरी सीरीज़ में। तो तीनों कैपेसिटर लगाने से फॉर्मूला हुआ था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर मैं एक और कैपेसिटर लगाता तो इसका होता कि 1/C4। अगर मैं एक और कैपेसिटर लगाता तो जनरल फार्मूला क्या होता है कि 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एक और कैपेसिटर लगा दे 1/C4 प्लस 1/C5 अप टू सपोज तुम्हारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो हो जाएगा 1/Cn। तो ये तुम्हारा एक जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं जो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि जो उसके बाद न्यूमेरिकल्स होगा। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर्स पार्ट के
पहले जो पोटेंशियल पार्ट होते हैं इम्बोस में जनरली वो उससे तुम्हारा डेरिवेशन आता है, ठीक है। कौन कौन सा डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो इसके बाद जो न्यूमेरिकल होगा कैपेसिटर से, उसको हर एक को प्रैक्टिस करना होगा, ईजी और डिफ़िकल्ट। इसीलिए मैं पहले पार्ट से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं किया था, आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन आता है कि कैपेसिटर से बहुत न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। इजी और हार्ड सबको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो मैं कर दूंगा इजी हार्ड सब लेवल का प्रैक्टिस तुम क्लास में करा दूंगा, लेकिन तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो ठीक है, आज इतने ही, कल बाकी हम लोग देखेंगे।